जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो काफी टाइम बाद आप लोगों के लिए भी कुछ बेस्ट होने वाला है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये 12th आर्ट्स वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक समरी वीडियो होगा। हर एक चैप्टर का आपको समरी वीडियो मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, हाँ, कि आप लोग अगर प्यार आपका रहा, आपने मना रहा, तो मैं आपको खुद ही आप देखना कि इस वीडियो की क्या क्वालिटी होती है, क्या कंटेंट देता हूं मैं आपको। उसके बाद आप डिसाइड करना। अगर आपने अच्छी रीच दी, इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बना करके एक चैप्टर का पूरा समरी बना दूंगा। 18 से 20 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, लेकिन पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ कुछ लोग तो आ गए हैं, फटाफट शेयर कर दो कुछ लोग। हाँ मैं देख पा रहा हूँ। हाँ शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। आज आपकी पहली वीडियो है। अगर आपको समझ आएगा तो आप वैसे ही आप प्यार दिखाओगे, वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, उसमें कोई वो नहीं है। बट फिर भी, क्योंकि एज अ टीचर यूट्यूब पे आने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं यूट्यूब पे क्योंकि कोई एफर्ट डाल रहा हूँ, कोई वीडियोस बना रहा हूँ, उसके पीछे की बहुत मेहनत होती है। कंटेंट निकालो, कंटेंट को समराइज करो, फिर उसको ऑर्डर में लिखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्योंकि बुक में जिस ऑर्डर में लिखा होता है उस ऑर्डर में पढ़ा दूंगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो आपको मैं बता दूं ना कि इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वार। अब कुछ लड़के कहेंगे सर ये तो हमारे सिलेबस में इस बार है ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट जो आगे है, जितने भी लेसन तुम्हारे आगे हैं जो कि तुम्हारे सिलेबस हैं, वो सब इसी से रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं। इसलिए जरूरी है इस चैप्टर को समझना। भाई तुम्हारा 18-20 मिनट ना जाने वैसे ही कहाँ गायब हो जाता है, तो 18-20 मिनट इसी को देके समझ लो, ताकि आगे जब हम आपको स्टोरी समझाए तो समझ में आना चाहिए। वरना यही हाल होगा, पूरी मूवी खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा हीरो कौन था और विलन कौन था। तो आप लोग इस तरह मत करना प्लीज। आप लोग इसे शेयर कर दो और मैं जल्दी से अब आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा देर डिस्कस मतलब लेट नहीं करेंगे। हाँ भाई कौन है? हाँ 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपका पहला चैप्टर, अब कंटेंट पे आते हैं। ध्यान रहे, मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, कॉपी पेन लेकर के बैठना। बहुत ही छोटा वीडियोस है, लेकिन 18-20 मिनट का वीडियो, लेकिन आपको पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज मिलनी चाहिए ना, तो आराम से अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बताऊं कि पहला चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस में कोल्ड वार है। कोल्ड वार क्या होता है, कैसे होता है? सबसे पहले मैं कोल्ड वार नहीं बताऊंगा, कोल्ड वार कब कैसे क्यों शुरू हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। सेकंड वर्ल्ड वार की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड वर्ल्ड वार जो है ये माना जाता है मोटा मोटा 1940 से 1945 तक ये चला मामला। ये कुछ इस तरह का सेकंड वर्ल्ड वार का मामला है। स्टार्ट तो 1936-37 से ही हो गया था, क्योंकि कोई भी आग तब लगती है जब चिंगारी लगती है। चिंगारी तो पहले ही लगती है, हम देखते हैं कब है, आग को देखते हैं। तो वैसे ही कुछ ये 1945 तक चला। अब सेकंड वर्ल्ड वार में कौन कौन से, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड वर्ल्ड वार कौन कौन लड़ रहा है। तो भाई वॉर लड़ने के लिए दो पार्टी चाहिए, एक इधर की, दोनों पक्ष होने चाहिए। तो दो पक्ष कौन कौन से? एक अलाइड पावर, दूसरी एक्सिस पावर है। अलाइड पावर की तरफ से अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अगर एक बार मैं बता दूं ना, इन दोनों पावर में अग्रेशन कौन है, तो अग्रेशन एक्सिस पावर की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया कहती है कि एक्सिस पावर ने अग्रेशन किया। अग्रेशन का मतलब सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट किसने की, तो अग्रेशन सभी देखते हैं कि एक्सिस पावर की अग्रेशन थी। क्या किसी ने ये सोचा कि ये एक्सिस पावर के साथ क्या क्या हुआ, ये जो अलाइड पावर इन लोगों ने क्या क्या किया? मैं आपको मानता हूं, कोई अगर आपके ऊपर बहुत अत्याचार करता है, रोज अत्याचार करे आपके ऊपर, तो आप क्या करोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब आप फटोगे, खूब कायदे का दबोगे और उस दिन सब तबाह कर दोगे। तो वही काम इनके साथ हुआ था। हालांकि वो चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें कोल्ड वार पढ़ना है, तो कोल्ड वार के लिए बस हम जस्ट उसकी स्टोरी समझ रहे हैं। एक्सेस पावर में कौन है? इटली। इटली को रिप्रेजेंट कर रहा है मुसोलिनी, जो कि एक डिक्टेटर है। दूसरा बंदा कौन है? दूसरी कंट्री है जर्मनी। जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिटलर, ये भी एक डिक्टेटर है। और नेक्स्ट जो है जापान। इन तीनों की आइडियोलॉजी एक जैसी, लेकिन जापान में जो है वो रेड आर्मी है, बहुत ही खतरनाक आर्मी है। ये तुम तो जान चुके एक्सिस पावर के बारे में। एक्सिस पावर में कौन सी कंट्री थी? तीन। कौन? इटली, जर्मनी, जापान। इटली, जर्मनी, जापान थी। अब अलाइड पावर की बात करें, तो अलाइड पावर में चार कंट्रीज हैं। कौन सी? यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस। तो ये एक साथ है, ये एक साथ है। कहते तो सर बड़ी नाइंसाफी, इधर तीन इधर चार। बेटा मैं आपको बता दूं ना, शेर अकेला ही शिकार करता है और गिद्दड़ झुंड में आते हैं। तो वैसे ही बात कुछ इधर भी है। ये तीनों मिलके अकेले इनसे पावरफुल है और बहुत मारे हैं इनको, यकीन मानो। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी बैंड बजा दी। बट कहते हैं ना, एक खतरनाक डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जब लड़ाई होती है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एक्सिस अलाइड पावर से ये जीत जाती है और एक्सिस पावर जो है वो
वो हार जाती। तो अभी सर अभी तो आपने कहा कि जो शेर होते हैं वो अकेले भिड़ जाते हैं। भाई शेर अकेले भिड़ जाते हैं, लेकिन शेर जब सामने वाले को तब मार पाएगा जब वो निहत्था हो। सामने वाले ने लिए राइफल लिए बैठा, धड़धड़ा के मारा, ढेर हो गए। तो ये मैटर था। क्या हुआ कि 1945 में इस वॉर का खात्मा हो जाता है। कब? 6-9 अगस्त को क्या होता है कि एक इवेंट होता है। 1945 में एक इवेंट होता है, वो इवेंट होता है हिरोशिमा और नागासाकी, जापान का एक शहर है। क्योंकि इन दोनों ने तो सरेंडर कर दिया, हार मान ली इन लोगों ने, लेकिन ये जो जापान है, जापान हार नहीं मानता था। लेकिन तभी यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की क्या कहते हैं टेस्टिंग की खबर आ जाती है कि हाँ इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो चुका है, और इसने उठा करके 2 बम फोड़ दिए 6 और 9 अगस्त 1945 को, जिससे जापान का पूरा तहस नहस हो गया और फाइनली जापान ने भी सरेंडर कर दिया। ये दोनों पहले ही कर चुके थे, ये 1942 में किया था, ये 1944 में कर दिया, 1945 में कर दिया। तो जब सामने वाला लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा तो जीत ही गए। अब ये जीत गए तो ये मामला था, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो इसमें जो ये इवेंट हुआ, समझना गौर से, ये जो 6-9 अगस्त 1945 को ये जो बम गिराने का इवेंट था जापान पे, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 4 दोस्त हैं, ये चारों दोस्त कोऑर्डिनेशन करते थे सब साथ मिलके, हाँ भाई कैसे मारना कैसे नहीं मारना। लेकिन जानते हो इसमें एक दिक्कत हो गई। इसमें दिक्कत ये हो गई कि अगर मैं यूएसएसआर को हटा दूं तो यूएसए, यूके, फ्रांस, इन तीनों को पता था कि हाँ जापान के ऊपर बॉम्ब अटैक होने वाला है, ये पता था इन तीनों को। लेकिन ये बात यूएसएसआर यानी रशिया या यूएसएसआर को नहीं बताई गई, जिससे यूएसएसआर बड़ा ऑफेंड हुआ कि अरे यार एक बात बताओ, पूरी जंग तो हमने मिलके साथ लड़ी, और फिर जब फाइनली का आया मैटर तो वो तुम लोगों ने हमें बताया नहीं और वो कर दिया जो कुछ करना था। अब जो भी मन में रहो, इस बात से आप खुद ही सोचो, आप एक ग्रुप में 4 दोस्त हो और हमेशा चारों एक साथ रहते हो, लेकिन मान लो कहीं बढ़िया एक जगह बवाल काटना था या कोई पार्टी वार्टी थी, 3 चले गए, तुमको नहीं ले गए, सोचो जरा कैसा फील होगा। 100% गुस्सा आएगा। वैसे ही यूएसएसआर के साथ हुआ। यूएसएसआर इतना गुस्सा है कि भाट आज से तू हमारा दुश्मन, मैं एकदम बवाल काट दिया, अब कोई बात नहीं, अब लड़ेंगे हम। अब इनमें हो गई दुश्मनी तगड़ी वाली, यानी 1945 से यूएसएसआर जो है वो बट गया पूरी तरह से, यूएसएसआर इनसे बट गया और ये खत्म हो गए। अब लड़ाई किसमें हो जाएगी? तो अब लड़ाई हो जाएगी यूएसएसआर और बाकी तीनों में, यूएसएसआर और बाकी तीनों में। तो अब इसको समझ आ गया ना। इसी के बाद अब इसी से जन्म लेता है क्या? कोल्ड वार। क्या जन्म लेता है? कोल्ड वार। ये आपको पूरा समझ आ चुका होगा। अब बारी करते हैं कोल्ड वार की। अब कोल्ड वार की बात अगर मैं करूं तो कोल्ड वार अब किसमें होगा ये? तो देखो कोल्ड वार की अगर मैं बात करूं तो कोल्ड वार जो है वो फिर से 2 कंट्रीज लड़ेंगी। कौन कौन सी? फिर से एक तरफ यूएसए कर दे रहा हूं और दूसरी तरफ क्या कर दे रहा हूं? यूएसएसआर कर दे रहा हूं। अब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ये कोल्ड वार लड़ेंगे। अब कई सारे मन में बातें आ रही है, सर कोल्ड वार ये कौन सी लड़ाई होती है? रजाई ओढ़ के लड़ाई करते हैं या ठंड में लड़ाई करते हैं? नहीं भाई, कोल्ड वार का मतलब ये होता है जैसे तुमने मोहल्ले में देखा होगा, चाची दादी की लड़ाई होती है, बट फाइट नहीं होती है ना, धड़ाधड़ फाइट हो तो मजा आता है, समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही कोल्ड वार सिर्फ जवानी लड़ाई या बस जैसे इस तरह का, अच्छा बहुत बड़ी लड़की लोग ज्यादा करती सब देख करके, अच्छा तुम नीला पहन के हम कल पीला पहन के आएंगे, तो ये इसी को कोल्ड वार कहते हैं। इसमें सामने फेस टू फेस लड़ाई नहीं होगी, बट क्या होगी? पावर गेनिंग की लड़ाई होती। क्या होती? पावर गेनिंग की। तुम लोग आपस में करते हो रियलिटी में, टेस्ट दिया तुम्हारे साथ, तुम्हारे दोस्त का क्या कहते हैं, अगर ज्यादा नंबर आ गए तो मन में आता है यार गलत बात है, अगली बार मैं ज्यादा लाऊंगी। तो ये जो मन में रैवलरी को ही कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार कुछ नहीं होता, बस एक रैवलरी होती है, सब एक दूसरे। अब कंट्री लेवल पे बात करें तो कंट्री की रैवलरी टेस्ट की थोड़ी ना होगी, वहां सब अपनी पावर गेन करेंगे, किसके पास कितनी बंदूक है, कितनी गोलियां, कितने तोप है, कितने आर्सेनल है, कितने बफर्स हैं, कितने क्या हैं, इन सभी चीजों में बात होगी। तो मुझे लगता है कोल्ड वार पूरा समझ आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़े तो कोल्ड वार में और क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो भाई कोल्ड वार स्टार्ट हो गए तो मैंने बताया कि सब लोग अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो आर्मी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? तो लो इन्होंने अपना मामला स्टार्ट कर दिया। कोल्ड वार में कौन कौन आ गया? फॉर्मेशन और मिलिट्री अलायंसेस स्टार्ट हो गई कोल्ड वार के अंदर। क्या? यूएसए एक तरफ, यूएसएसआर एक तरफ। यूएसए ने कहा हम नेटो बनाएंगे, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा हम नेटो बनाएंगे। और नेटो फॉर्मेशन कब हुई? इन 1949 में हुई। कितनी? 7 देशों के साथ हुआ। इन्होंने 7 देशों को बुलाया और कहा हम एक नेटो ग्रुप बनाते हैं, और इस नेटो ग्रुप का मतलब ये होगा कि अगर हम सातों में से, बाद में आज के टाइम पे तो बहुत सारी मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन जब बना तब 7 कंट्रीज थी। इन्होंने कहा कि हम ये कसम खाते हैं कि हम सातों में से अगर किसी को भी किसी ने भी मारा तो इसका मतलब ये होगा कि हम सातों को उसने मारा और फिर हम सातों मिल के उसको मारेंगे। नहीं समझे? जैसे मान लो 4 दोस्त हो, तुम्हारे किसी एक दोस्त को किसी ने मारा, तो फिर
तुम क्या करो, चारों मिलकर जाकर के उसको धमाधम कूट दिए कायदे का। तो फिर इसी को क्या बोलते, इसी को बोलते नेटो। क्या इसी फॉर्मेशन का या इसका ये जो प्रिंसिपल है इसी को क्या बोला गया, नेटो बोला गया। अब ये बात किसको पता चली, यूएसएसआर को। अच्छा तू नेटो बना रहा है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं, ऐसी बात है हम भी बनाएंगे। और इसने क्या बना दिया, वार्सो बना दिया। और वार्सो कब बना, 1955 में। ये कब, 1949 में, 6 साल बाद 1955 में वार्सो। कहा कि अच्छा तू 7 कंट्री लिया था, मैं कहता हूँ विद क्या कहते हैं 8 कंट्रीज, ये 8 कंट्री ले लिया। कहा अब बताओ हम 8 कंट्री को लेकर के बनाते हैं, ये स्टार्टिंग में ही 8 कंट्री ले लिया। कहा तो जरा से कम थोड़ी ना, सेम यही एम था इसका जो इनका था। इन्होंने कहा कि हम 8 का ग्रुप है और हम 8 गौर से सुनो, हम में किसी पे अगर कोई अटैक करेगा तो हम 8 मिलके उसको मारेंगे। क्यों, क्योंकि ये 7 थे, इन्होंने किसको मिला लिया, 8 को मिला लिया। और किसको किसको मिला रहे तो मैं बता रहा हूँ, ये जो यूएसए के दोस्त हैं वो यूएसए के साथ मिल गए, जो यूएसएसआर के दोस्त है वो इसके साथ मिल गए, यानी इसके दोस्त इसके दुश्मन ही अपने आप होंगे। तो यानी कहने का एक दूसरे के दुश्मन को अपने साथ मिला लिया इन लोगों ने और आराम से अपना ग्रुप बना लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं एक ड्रॉबैक रहा कि जो यूएसए का नेटो था ये सक्सेस रहा, आज भी नेटो एग्जिस्ट करता है, बट वार्सो जो है ये एग्जिस्ट नहीं हो पाए, ये फेल हो गया, वार्सो आज एग्जिस्ट नहीं करता। या है अभी तो वो किताबी भाषा रह गई है, डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ मेंशन है, बाकी ग्राउंड में उसका कोई इफेक्ट नहीं। क्यों, क्योंकि मैं बता दूं जब इस तरह की बॉन्डिंग होती है तो इसमें ट्रस्ट और मौके पे जरूरत बहुत होती है। आपने देखा होगा कि हाँ अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो लड़के तुरंत भाग करके जाते हैं और वहां साथ में लड़ते हैं, उसमें मैटर मैं बताता हूं। अगर मान लो कोई लड़का एक दिन नहीं गया तो कल कदार उसकी जब लड़ाई होगी तो क्या कोई आएगा, नहीं जाएगा। तो सेम यही बात हो गई कि यहां पर ये क्या हुआ कि वार्सो में यही दिक्कत हो गई कई बार कि यूएसएसआर ने अपने अलाइड कंट्रीज को मना कर दिया, कहा भाई ठीक है निपट लो तुम अपने आप से। जब तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा, भरोसा टूट जाएगा, तो लोग इसमें से भरोसा हटा लिए। लेकिन नेटो ने अपना भरोसा बरकरार रखा। यूएसए की एक खासियत ये थी कि इसमें जिसने इसको मेंबर बनाया अगर उसको कुछ हुआ तो यूएसए तुरंत खड़ा हो जाता था इस मामले में। तो इसमें नेटो आज बरकरार है, ठीक है। तो अब हम देखो, हम जो डाटा पढ़ रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम से पढ़ रहे हैं। देखो 1945 हमने पढ़ा, सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ी, फिर उसी के बाद में हमने ये क्या कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर से कोल्ड वॉर का हमने रुख किया। और कोल्ड वॉर के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो ये 1949 से 1955 तक का मैटर चला। अब इसी के बाद ये सब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जबकि बुक में क्या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पहले ही दे दिया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो ही नहीं किया तो स्टूडेंट्स को कहां से समझ आएगा, उसके लिए हम है ना। इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज शेयर कर देना, और आपको समझ आया तो फिर मजे से आराम से लाइक करना और कमेंट अच्छे से करना, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़े, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो मिलिट्री अलायंसेस हमने देख लिया। अब इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, बर्लिन ब्लॉकेड। सर बर्लिन ब्लॉकेड क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं पूरा टाइम लाइन के हिसाब से चलूंगा ताकि आपको पूरी सिचुएशन समझ आ जाए। अब बर्लिन ब्लॉकेड कब हुआ, तो 1945 में, जब 1945 में कौन हार जाता है, जर्मनी हार जाता है। जब क्यों, हिटलर का वहां पे फॉल खत्म हो जाता, पूरी तरह से जर्मनी सरेंडर कर देता। तो अब वो किसने हारा है, अलाइड पावर ने। तो कब्जा भी किसका होगा, अलाइड पावर का। तो कब्जा जानते हो कैसा हुआ, जर्मनी 2 टुकड़ों में बटा। जर्मनी हो गया 2 टुकड़ों में, एक हो गया वेस्ट जर्मनी, एक हो गया ईस्ट जर्मनी। तो सर जर्मनी की बात क्यों कर रहे हो, हम तो बर्लिन की बात करें। तो बर्लिन जो है वो जर्मनी में है, और जर्मनी में एक जगह है, जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है बर्लिन। तो उसी जगह पे एक दीवार, यहाँ पे क्या हुआ कि एक वेस्ट जर्मनी बना, ईस्ट जर्मनी बना। वेस्ट जर्मनी पे किसका कंट्रोल हुआ, तो यूएसए, यूके, फ्रांस, ये तीनों ने इस पे वेस्ट वाले पे कंट्रोल किया। और जो ईस्ट जर्मनी हुई उस पे किसका अकेला कब्जा हो गया, यूएसएसआर का कब्जा हो गया। यही वजह थी जब जापान पे बम गिराया जाना था, तब इसको यूएसएसआर को इन तीनों ने नहीं बताया था। समझ आ गया ना। हाँ अब इसके आगे जब बढ़े तो इस पे जब इनका कब्जा था तो यूएसएसआर ने देखा, अच्छा इनकी सोच कैसी है, तो मैं आपको बता दूं, इनकी सोच डेमोक्रेटिक है, दूसरी डेमोक्रेटिक, और इसकी कैसी है, सोशलिस्ट है। कैसी है, सोशल, मतलब इनकी डिक्टेटरशिप वाली डिमांड है, और इनकी क्या है, वो वाली है जैसे क्या कहते हैं गवर्नरशिप की या गवर्नमेंट सिस्टम पे बिलीव करते हैं। समझ गए। अब मामला ये हुआ कि जब यूएसएसआर को इनकी पॉलिसी नहीं पसंद आ रही तो यूएसएसआर ने जर्मनी में क्या खींच दी, एक दीवार डाल दी। क्या डाल दी, एक दीवार डाल दी जर्मनी में, जो कि कहां पे डाली, बर्लिन में। हालांकि वो दीवार कब बनी थी, तो वो दीवार बनी थी 1948 में। और क्या हुआ, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को बांट दिया। लेकिन प्रॉब्लम यही आई कि वो दीवार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। वो दीवार कब, ये 1949 में टूट गई, यानी एक ही साल बाद टूट गई। मैं बता दूं कैसे टूट गई, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो कोल्ड वार चल रहा है, इस एरा में जो सोवियत यूनियन है यानी यूएसएसआर, ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। क्योंकि वहां पर जो है गवर्नमेंट सिस्टम चलता है,
गवर्नमेंट सिस्टम बता रहे हैं। डिक्टेटरशिप चलता है, सारा कुछ गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, प्राइवेट कंपनीज है ही नहीं। तो जब प्राइवेट कंपनीज है ही नहीं तो किसी को, जैसे मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, आप एक बात बताओ, कहते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी मिल जाए फिर मजे ही मजे, क्यों लोग मरते हैं उसके लिए? क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी में चले गए फिर वहां पे काम नहीं, हरम दलाली करते हैं, आराम से बैठे हैं। आप कभी जा करके दफ्तर में देखो, तहसील वगैरह जा करके देखो, एक नोटरी बनवानी हो, जा करके वहाँ बाबू से बोलो, बाबू जी एक नोटरी बनवानी है, जानते हो क्या कहेगा? पहले जाइए उस काउंटर पे जाइए, जरा शर्मा जी के यहाँ जाइए, अच्छा वो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट ले आइए, आधार कार्ड की 4 कॉपी ले आइए। और तुमने कहा अगर गलती से कि नहीं 4 कॉपी लेके आए तो कहेगा नहीं 6 लगेगी, जाओ लेकर के आओ। और जैसे ही तुम गए तब तक वो गायब हो जाएगा, आओगे फिर कहेगा जाओ लंच हो गया। मतलब दुनिया काम करना ही नहीं, हरामखोरी। यानी कहने क्यों, यही सरकार का या सरकारी काम इसीलिए लेट लपाट होता है। अभी आप किसी प्राइवेट बैंक में चले जाओ, चाय कॉफी नाश्ता सब आ जाएगा तुम्हारे लिए, सर करते रहेंगे। और यहीं कहीं गलती से एसबीआई चले जाओ, ले जब देखो तब छुट्टी, समझ गए कि नहीं? तो इसी तरह से रशिया का पूरा सिस्टम या यूएसएसआर का पूरा सिस्टम खराब हो गया था। तो इधर वाले लोग मतलब क्या कहते हैं, गरीब ज्यादा थे और इधर वाले अमीर ज्यादा थे। तो इनकी लाइफ स्टाइल को देख करके ये इंकरेज करते थे और ये सब बढ़िया रोल चाहते थे। ये देखो पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो सब चटनी रोटी खाता है। इस चक्कर में सब बड़ा दिक्कत हो, फिर फाइनली ये वॉल टूट ही गई। कब? 1 साल भी नहीं चल पाया। तो आपको समझ आ गया होगा बर्लिन ब्लॉकेट क्या है। अब बर्लिन ब्लॉकेट समझ आ गया तो अगला इवेंट देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कोरियन वॉर की। तो ये कोरियन वॉर कब कंडक्ट की गई थी? तो ये कंडक्ट की गई थी 1950 में। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा कि बर्लिन वॉल कब टूट गई थी? 1949 में बर्लिन वॉल टूट गई थी। तो जब 1949 में बर्लिन वॉल टूट गई तो कोई नया इवेंट होना चाहिए। अब क्या हो गया, कोरिया जो था ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये 2 गुटों में बढ़ गया, एक नॉर्थ कोरिया हो गया, एक साउथ कोरिया हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नॉर्थ कोरिया है ये किसके इन्फ्लुएंस में? ये किसके इन्फ्लुएंस में? यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में। और ये जो साउथ कोरिया ये यूएसए के इन्फ्लुएंस में है। समझ आया कि नहीं है? मतलब ये मामला, इन्हीं दोनों का मामला चलेगा टोटली। अब जब वॉर हुई यहाँ पर तो ये अग्रेशन कौन किया? अग्रेशन किया नॉर्थ कोरिया, चढ़ गया इसके ऊपर साउथ कोरिया का। और आजकल आप लोगों को तो पता ही है नॉर्थ कोरिया का कितना जलवा है भाई, डिक्टेटरशिप कंट्री है आज भी। और रशिया का तब भी यूएसएसआर का फ्रेंड था, आज भी यूएसएसआर का फ्रेंड है। आज रशिया यूक्रेन वॉर चलती है। कल की न्यूज में आपको बता रहा हूँ 15,000 से ज्यादा सोल्जर्स, ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया में एंट्री मार चुके हैं, जो कि लड़ेंगे यूक्रेनियन सोल्जर से, रशिया की तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत पुरानी दोस्ती है इनकी। अब ये इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसको बचाने के लिए, क्योंकि इसकी सोच इसके जैसी है, तो इसको बचाने के लिए यूएसए कूद पड़ा मैदान में। और जब यूएसए मैदान में कूदा तो कहा चाइना कहाँ रुकेगा। चाइना कह दिया हम भी थोड़ा साथ है, यानी चाइना नॉर्थ कोरिया की तरफ से चाइना भी इन्वॉल्व हो गया। यानी बड़ी टेंशन फिर से स्टार्ट हो गई। हालांकि फाइनली ये वॉर में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ और वॉर का सीज फायर हो जाता है। तो इन दोनों की सिचुएशन, बॉर्डर सिचुएशन, टेंशन आज भी बनी है। आज भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कुछ ना कुछ ठाठाएं होती रहती है। ठीक है, अब देखते हैं कि हाँ ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में देख लेते हैं। अब देखो, तुम खुद सोचो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कितनी देर बाद आया है। और जबकि इस चैप्टर में या इस बुक में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पहले ही पॉइंट गिवन है इस पूरे चैप्टर का। तो भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक नहीं देती है, बुक कंटेंट देती है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करना एक टीचर का काम होता है। तो वो मैं कर रहा हूं आपके लिए। तो हेडिंग डालिए द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की बात करें तो अब ये हेडिंग आ गई। तो अब इसके बारे में लिखो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्यूबा की अगर मैं बात करूं तो क्यूबा जो है ये एक पड़ोसी मुल्क है या नेबरिंग कंट्री है। किसका? नेबरिंग कंट्री है अमेरिका का। बस अमेरिका से मस्ट एटलीस्ट 140 किलोमीटर के डिस्टेंस, बस 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। क्यूबा में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यूबा में एक गवर्नमेंट चलती है, सरकार है, किसकी सरकार है? बटिस्टा की। बटिस्टा गवर्नमेंट चलती जो कि किसके इन्फ्लुएंस के अंडर होती है? यूएसए के अंडर होती है। कह दो सर हर जगह यूएसए यूएसएसआर भाई, कोल्ड वार ही तो चल रहा है, तो हर जगह वही दोनों होंगे। ठीक है, तो बटिस्टा की गवर्नमेंट है वो किसके इन्फ्लुएंस में? यूएसए की गवर्नमेंट, तो आराम से इनके हिसाब से चलता है। लेकिन एंड ऑफ द 1949 में क्या होता है? बटिस्टा की सरकार खत्म हो जाती है। 1949 में बटिस्टा इलेक्शन हार जाते हैं और मैदान में कौन आ जाते हैं? तो फाइडल कैस्ट्रो आ जाते हैं मैदान में। अब फाइडल कैस्ट्रो की जो सोच है या इनकी आइडियोलॉजी वो कैसी है? यूएसएसआर जैसी। और यूएसएसआर में उस टाइम पे कौन बैठा है? स्टालिन, जो कि एक तगड़ा वो भी डिक्टेटर है। ठीक है, अब स्टालिन की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं के सोच पे था। अब जब इनके हिसाब से सरकार आ गई तो इन्होंने एक काम किया, कहा कि अगर हमें यूएसए को काउंटर करना है तो एक बात मैं करता हूं। इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर ने क्या किया, बहुत सारे मिसाइल आर्सेनल न्यूक्लियर वेपन्स कहां पे? जो क्यूबा एक कंट्री, मान लो ये कंट्री क्यूबा, तो यहां पर ला करके डिपॉजिट करने लगा ये। अब इस बात को देख करके यूएसए को बेचैनी बढ़ी कि हाँ आखिर, जैसे आप खुद सोचो, मान लो आपका कोई दुश्मन
है, आपके पास पड़ोस में कहीं रहता है और उसके पड़ोस वाला आपका दोस्त हो जाए और उसके यहाँ तुम गोला हथियार बंदूक रखना शुरू कर दो, उसको दिखा दिखा के ये देखो जा रहा है, ये जा रहा है, उसको डर लगेगा, उसको यही लगेगा कि हाँ जब जरूरत होगी वहां से अटैक कर देगा वन से। यही डर किसके अंदर बैठा? यूएसए के अंदर बैठा। यूएसए ने इसका बहुत जोर तरीके से विरोध किया, कहा कि ये तुम नहीं कर सकते। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी, मैं यही तो कह रहा हूँ। कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? कोई लड़ाई नहीं हो रही है, और लड़ाई हो रही तो दूसरे दूसरे लड़ रहे हैं, ये दोनों फेस फेस नहीं लड़ रहे हैं। हर जगह कोरियन वार हो गया, बर्लिन का दीवार हो गया, ये फिर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो गया, हर जगह जो चल रहा है वो यही दोनों है, बट ये दोनों डायरेक्टली नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर इससे ये देखो, ये मिसाइल डिप्लॉय करने लगा, यूएसए ने कहा ये तो गलत बात है, हटाओ यहाँ से। फाइनली बहुत सारा नेगोशिएशन हुआ और इसमें किसने? इंडियन पीएम। इसमें कौन इन्वॉल्व हुए? इंडियन पीएम इन्वॉल्व हुए, क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और उनके इन्फ्लुएंस के बाद ये क्या कहते हैं 1962 में ये डिसाइड होता है कि हाँ यूएसएसआर अपने मिसाइल जो है वो क्या कहते हैं वहां से विड्रॉ कर लेगा 1962 में। ये बात यूएसएसआर ने मान ली। तो जैसे कहने का मतलब लड़ाई होने की नौबत ही नहीं आ रही, कोई ना कोई बीच बराव कर ही दे रहा, तो इसीलिए तो कोल्ड वॉर कहा गया है। तो यूएसएसआर अपना मिसाइल वापस ले लेता, फिर से मामला सब शांत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आपने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, अब लास्ट टॉपिक बचा है, वो क्या है आपका? तो वो टॉपिक है आपका बस नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करें तो अब इसकी भी हेडिंग डाल दो आप लोग। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है? तो अब वो भी आपके सामने आ चुका है। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि हाँ देखना, पूरी दुनिया दो ब्लॉक में बढ़ चुकी थी। एक फर्स्ट ब्लॉक था यानी पहली दुनिया, और दूसरी थी दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया को कौन लीड कर रहा था? यूएसए। दूसरी दुनिया को लीड कर रहा था कौन? यूएसएसआर। लेकिन हम एज अ कंट्री, कुछ ऐसी कंट्रीज है जो अपनी सॉवरेनिटी, अपने स्वाभिमान को साथ रखना चाहती है। हम क्यों किसी ब्लॉक में जाए, हम क्यों किसी के छाए में पले? यानी कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो किसी को भी ज्वाइन नहीं की थी, ना तो यूएसए को ना यूएसएसआर को। तो उन्हीं को क्या बोल दिया गया? नॉन अलाइंड कंट्रीज बोल दिया गया। वो किसी के अलाइंड नहीं थी, वो नॉन अलाइंड थी। तो फिर कहा गया जो जो किसी से नहीं मिले उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। तो नॉन अलाइंड का ग्रुप बन गया, और नॉन अलाइंड का जो ग्रुप बना वो कब बना? वो बना 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड में बना। और इंडिया के साथ इसमें और भी कई सारी कंट्रीज मेंबर पार्टिसिपेट हुई। हम आपको बता दें, इंडिया ना तो यूएसए की तरफ था ना यूएसएसआर की तरफ था। बट मैं एक बात बता दूं, जैसे तुम किसी से कहते हो कि हाँ मैं सामने से तो जाहिर नहीं करूंगा अपना प्यार, लेकिन मैं दिल से तुम्हारा ही हूं। तो इंडिया का भी यही था कि इंडिया ने भी यही कहा कि इससे यूएसएसआर से कहा कि मैं खुल के तो नहीं कहता, बट दिल तो आप ही के पास है हमारा। यानी हम किसके अलाइड थे? हम यूएसएसआर के अलाइड जरूर रहे, बट ऑन द डॉक्यूमेंट, ऑन द पेपर, ना हमने वार्सो ज्वाइन किया ना हमने नेटो ज्वाइन किया। हमें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम उस टाइम पे आजाद हुए थे यार, एक गरीब कंट्री। अगर हम किसी का साथ दे देंगे, कल का दर वो साथ पे मौके पे नहीं मिला, तो सामने वाला तो यही कहेगा अच्छा बेटा उसका साथ देते अब तो मारेंगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत बचा के चलना चाहिए। उस टाइम के हिसाब से जो डिसीजन लिया गया था वो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया था। तो ये चैप्टर का अंत होता है पूरी तरह से। अब मुझे लगता है कि आपको सारे इवेंट समझ आ चुके होंगे जो जो मैंने पढ़ाया। आपको मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर बता दी, आपको कोल्ड वॉर बता दिया, कोल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ ये बता दिया, अलाइड पावर में डिफरेंसेस कैसे आ गए वो मैंने बता दिया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बता दिया, कोरियन वॉर बता दिया, और क्या कहते हैं बर्लिन वॉल बता दी, एवरीथिंग मैंने बता दी। अब अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है या ये एफर्ट आपको समझ आया है, मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। अगर आपको कोई चीज समझ आया है तो ठीक है, और नहीं आया तो डाउट भी पूछ सकते हो कि क्या डाउट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।